डियर स्टूडेंट्स, तो हमारी जो यूनिट चल रही है काइनेटिक्स एंड मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन वाली, तो उसमें हम अब जो पढ़ेंगे, इससे पहले हम मैकेनिज्म पढ़ चुके हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का, और अब जो हम पढ़ेंगे उसमें मैकेनिज्म ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन। हमने दो टाइप के पॉलीमराइजेशन देखे थे, एक कंडेंसेशन, दूसरा एडिशन। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन की मैकेनिज्म में हम क्या क्या पढ़ेंगे आज, वही हम आज डिस्कस कर रहे हैं कि एडिशन पॉलीमराइजेशन टेक्स प्लेस थ्रू अ चेन रिएक्शन मैकेनिज्म वाया सर्टेन एक्टिव स्पीशीज। यहाँ पे क्या होता है, कुछ एक्टिव स्पीशीज होती हैं जिनके थ्रू एक चेन रिएक्शन यहाँ पर होती रहती है। तो उसी चेन रिएक्शन मैकेनिज्म के बेसिस पर एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है। अब इस चेन रिएक्शन मैकेनिज्म में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, तो चेन रिएक्शन मैकेनिज्म में हमेशा थ्री स्टेप्स होते हैं। पहला होता है इनिशिएशन। इनिशिएशन मतलब रिएक्शन स्टार्ट होने का। तो ये बिल्कुल इनिशिएशन, जब हम किसी चीज को स्टार्ट कर रहे हैं तो हम इनिशिएट करते हैं उस चीज को, तो हम ये बोल सकते हैं कि इनिशिएशन स्टेप से मतलब रिएक्शन का स्टार्ट होना। प्रोपोगेशन, रिएक्शन का आगे बढ़ना। नंबर थर्ड, टर्मिनेशन, रिएक्शन का बंद हो जाना। तो ये तीन स्टेप हम जितने भी एडिशन पॉलीमराइजेशन पढ़ेंगे उनमें ये तीन स्टेप्स जरूर होंगे। तो द एक्टिव स्पीशीज, अब ये एक्टिव स्पीशीज से मतलब क्या है, तो एक्टिव स्पीशीज इन्वॉल्व इन दिस टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन आर ऑफ थ्री टाइप्स। तो तीन टाइप की एक्टिव स्पीशीज जो होती हैं इस एडिशन पॉलीमराइजेशन में पार्टिसिपेट करती हैं। कौन कौन सी, फ्री रेडिकल्स, कार्बोनियम आयंस एंड कार्ब एनायंस। मतलब ये तो आपने टर्म्स आपने पढ़ी होंगी रिएक्शन मैकेनिज्म में भी, तो वहां पर फ्री रेडिकल, कार्बोनियम आयन, कार्बन आयन जैसे रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं कि रिएक्शन इनिशिएट हुई, फिर कुछ इंटरमीडिएट बने और फिर रिएक्शन आगे प्रोसीड करी। तो ठीक ऐसे ही यहाँ पर भी होता है। तो कुछ एक्टिव स्पीशीज है जैसे कि यही तीनों जिसके बारे में लिखा हुआ है यहाँ पर, तो बस रिएक्शन स्टार्ट होगी, प्रोपोगेट करेगी और फिर टर्मिनेट हो जाएगी, इंक्लूडिंग दीज टाइप्स ऑफ एक्टिव स्पीशीज। अब मैकेनिज्म ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन इन्वॉल्विंग दीज स्पीशीज आर डिफरेंट एंड आर एज फॉलोज। तो इनके बेसिस पर जो एडिशन पॉलीमराइजेशन है उसको हम थ्री टाइप्स का भी बोल सकते हैं, जिसमें फर्स्ट टाइप हम पढ़ेंगे फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन। तो अब जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये जो एडिशन पॉलीमराइजेशन हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें जो एक्टिव स्पीशीज है फ्री रेडिकल है, यानी कि इस रिएक्शन में कहीं ना कहीं फ्री रेडिकल जरूर बने होंगे, मतलब और स्टार्टिंग में ही बनते हैं, इनिशिएट ही फ्री रेडिकल के बनने से रिएक्शन होगी ये। तो शुरुआत जो होती है रिएक्शन की वो फ्री रेडिकल बनने से होती है और इसीलिए इसका नाम जो है फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन है। अब इसमें कौन कौन से स्टेप्स हैं, तो वही स्टेप्स सब में सेम रहेंगे। ये तीनों स्टेप्स जो हम तीनों टाइप की पढ़ने जा रहे हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन उसमें सेम रहेंगे। तो इनिशिएशन यानी रिएक्शन का स्टार्ट होना। द फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन इनिशिएशन मे बी ब्रॉट अबाउट बाय लाइट, हीट और बाय एडिशन ऑफ अ मटीरियल जैसे कि ऑर्गेनिक पेरोक्साइड विच ऑन हीटिंग डिकम्पोजेस इनटू फ्री रेडिकल। तो इनिशिएशन स्टेप में बनते हैं फ्री रेडिकल्स, ठीक है। अब वो कैसे बन सकते हैं, वो लाइट की हेल्प से भी बन सकते हैं, वो हीट की हेल्प से भी बन सकते हैं, या हम रिएक्शन में एक ऐसा मटेरियल डाल दें जो कि डिकम्पोज हो जाए यानी टूट जाए और टूट कर वो फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन करे। अब ये कैसे होगा ये हम अभी नेक्स्ट पेज पर देखेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे इसमें समझाया गया है, सपोज हमने कोई पेरोक्साइड ले लिया, तो जनरली फ्री रेडिकल रिएक्शंस में हम पेरोक्साइड की हेल्प से करा सकते हैं, बहुत इजीली हो जाती है रिएक्शन। ये हमने बेंजॉइल पेरोक्साइड लिया, तो ये पेरोक्साइड हीट की प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में, या ये खुद भी होमोलिटिक फिशन इसमें हो जाएगा तो डिकम्पोज हो सकता है और ये क्या बना देगा, ये फ्री रेडिकल बनाता है, यानी कि बॉन्ड जो ब्रेक होगा वो यहाँ पर ब्रेक होगा। और कैसे ब्रेक होगा, क्योंकि दोनों ऑक्सीजन एटम है, तो ये जो बॉन्ड बना है इन दोनों ऑक्सीजन की हेल्प से कि इसका ऑक्सीजन का ये एटम और इस ऑक्सीजन का ये एटम, तो ये होमोलिटिक फिशन होगा और ये वाला ऑक्सीजन अपना एटम लेके और ये वाला ऑक्सीजन अपना एटम लेके अलग हो जाएंगे। तो ये जो यहाँ दिखा रखा है, एटम कह रही हूँ सॉरी बार बार, इलेक्ट्रॉन लेके, ये दोनों एटम अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएंगे। तो ये जो हमने डॉट बनाया हुआ है ये इलेक्ट्रॉन है जिसकी हेल्प से ये बॉन्ड बना था। तो ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन शो किया हुआ है और यहाँ पर इस वाली ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन। तो इसी के लिए हम यहाँ पर वर्ड यूज कर लेते हैं कि ये फ्री रेडिकल है। तो फ्री रेडिकल को जब भी हम दिखाते हैं तो एक डॉट की हेल्प से, और डॉट इलेक्ट्रॉन को शो करता है। तो यहाँ पर बेंजॉइल ऑक्सी फ्री रेडिकल की 2 मोल्स यहाँ बन जाएंगे, ठीक। अब ये जो हमारा यहाँ पर बना बेंजॉइल ऑक्सी फ्री रेडिकल, फिर इसमें क्या होगा, यहाँ पर ये जो दिखा रखा है ये वाला बॉन्ड, ये बॉन्ड भी ब्रेक होगा, ठीक है। ये बॉन्ड भी फ्री रेडिकल की तरह ही ब्रेक होगा, मतलब यहाँ पर भी होमोलिटिक फिशन होगा कि ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, इस कार्बन पर इसका इलेक्ट्रॉन और इस C6H5
पर अपना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, तो इस पर भी जब अगर हम इसके पे एक इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे तो हम इस तरह से दिखा सकते हैं, तो फिनाइल फ्री रेडिकल बन जाएगा। और इस कार्बन पर जो एक इलेक्ट्रॉन था और इस ऑक्सीजन पर जो इलेक्ट्रॉन था, दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, तो यहाँ पर भी C डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो ये जो क्या होगी, ये गैस थी CO2 जो है यहाँ से रिलीज हो जाएगी। तो ये फिनाइल फ्री रेडिकल कुछ इस तरह से फॉर्म होते हैं। तो अब फ्री रेडिकल बन गए हैं। तो फ्री रेडिकल दस ऑब्टेन्ड अटैक्स ऑन द मॉलिक्यूल ऑफ मोनोमर टू फॉर्म अ न्यू फ्री रेडिकल। अब क्या करेंगे, रिएक्शन को इनिशिएट करना है। रिएक्शन में फ्री रेडिकल तो बन गए, लेकिन अब पॉलीमराइजेशन की रिएक्शन शुरू कैसे होगी, तो वो शुरू ऐसे होगी कि फ्री रेडिकल जो बने हुए हैं ये मोनोमर के मॉलिक्यूल पर अटैक करेंगे और एक नया फ्री रेडिकल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे अभी हम देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, in the polymerization of vinyl halide using benzoyl peroxide as the starting material, phenyl free radical attacks on monomer vinyl halide as follows। तो ये जो हमने रिएक्शन पॉलीमराइजेशन अगर हम कराएं विनाइल हैलाइड का और हम ये वाला पेरोक्साइड इसमें यूज करें, तो क्या होगा, ये तो यहाँ पर फिनाइल फ्री रेडिकल बन गए। फिनाइल फ्री रेडिकल क्या करेंगे, ये जो हमने विनाइल हैलाइड लिया था जिसका कि हम पॉलीमराइजेशन करा रहे हैं, इसका मतलब ये हमारा मोनोमर हो गया। तो विनाइल हैलाइड पर ये फिनाइल फ्री रेडिकल जो है अटैक करेंगे। तो विनाइल हैलाइड को हम कैसे लिख सकते हैं, हैलाइड आयन कोई भी हो सकता है, यहाँ पर मैंने उसको मेंशन नहीं किया है इसलिए X बनाया है। Cl, Br, F आपको पता ही होगा, ये सब हैलाइड आयन्स होते हैं। तो यहाँ पर कोई भी हैलाइड आयन हो जाएगा और ये हमारा कंपाउंड कहलाएगा विनाइल हैलाइड। तो फिनाइल फ्री रेडिकल क्या करेगा, अब यहाँ पर है डबल बॉन्ड, ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड फिर से ब्रेक होगा। और ये कैसे ब्रेक होगा, ये जो बिल्कुल ऐसे ही जैसे यहाँ पर ब्रेक हो रहा था, यानी जो ये एक बॉन्ड बना हुआ है, ये बॉन्ड इसका भी इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है और इस कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। तो ये कुछ हम इस तरीके से इसको दिखा देंगे, ये ऐसे दिखाया और ये हाफ एरो से दिखाते हैं हम हमेशा। हाफ एरो का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन इसके पास और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास। अगर हम फुल एरो दिखाएंगे तो इसका मतलब दो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट दिखा रहे हैं। और हाफ एरो का मतलब होता है, हम हाफ एरो कैसे बनाते हैं, कुछ इस तरीके से, ये ऐसे बनाते हैं, ठीक है। तो हाफ एरो का मतलब इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है और दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके पास है। तो कैसे बन जाएगा, CH2 के ऊपर भी हम डॉट दिखा सकते हैं और CH के ऊपर भी हम डॉट दिखा सकते हैं, ठीक। तो ये CH के ऊपर डॉट तो हमने दिखा, डॉट मतलब इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये तो हमने दिखा दिया, लेकिन जो इसका डॉट था वो कहाँ चला गया। तो ये जो डॉट बना था और यहाँ C6H5 का भी जो डॉट था, यानी कि जो इसका इलेक्ट्रॉन था और इसका इलेक्ट्रॉन, ये आपस में बॉन्ड बना सकते हैं। तो C6H5 और CH2 के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है। कैसे बना, ये CH2 का एक इलेक्ट्रॉन और C6H5 का एक इलेक्ट्रॉन ये आपस में शेयर कर लिए गए। तो यहां पर ये क्या बन गया, मोनोमर विद एक्टिव सेंटर। एक्टिव सेंटर मतलब फ्री रेडिकल बन गया है। अब ये रिएक्शन को एक्टिवेट कर सकता है, ठीक है। तो रिएक्शन तो एक्चुअल में हमारी शुरू से एक्टिवेट हो ही गई है। जैसे ही फिनाइल रेडिकल बनते हैं ये अपना काम करना शुरू करते हैं। और फिनाइल फ्री रेडिकल का क्या काम होगा, मोनोमर पर अटैक करके एक नया फ्री रेडिकल बना देना। तो इसने एक नया फ्री रेडिकल यहाँ पर बना दिया। अब ये तो हमारी रिएक्शन यहाँ पर इनिशिएट हो चुकी है, शुरू हो चुकी है। अब ये आगे बढ़ेगी। अब आगे कैसे बढ़ेगी, आगे ऐसे बढ़ेगी कि ये मोनोमर विद एक्टिव सेंटर जो है ये दूसरे मोनोमर मॉलिक्यूल पर, क्योंकि मोनोमर मॉलिक्यूल हमने रिएक्शन में बहुत सारे ले रखे हैं, तो ये दूसरे मोनोमर पर अटैक करेगा। दूसरे मोनोमर पर अटैक करके फिर से एक डाइमर बन जाएगा विद एक्टिव सेंटर। फिर वो डाइमर फिर किसी मोनोमर पर अटैक करेगा। तो इस तरह से रिएक्शन जो है होती चली जाएगी। जितने भी मोनोमर मॉलिक्यूल जब तक यूज्ड अप ना हो जाए, यानी यूज ना हो जाए, तब तक ये रिएक्शन जो है चलती रहती है। तो प्रोपोगेशन मतलब रिएक्शन का आगे बढ़ना। कैसे बढ़ी, द एक्टिव सेंटर दस फॉर्म्ड, इस प्रकार बने जो एक्टिव सेंटर है, नाउ अटैक्स ऑन अनदर मॉलिक्यूल ऑफ मोनोमर। अब क्या करेंगे, दूसरे मॉलिक्यूल पर मोनोमर के अटैक करेंगे एंड फॉर्म्स अ न्यू फ्री रेडिकल, और एक नया फ्री रेडिकल बनाएंगे। तो अब एक ये मोनोमर है, एक दूसरे मोनोमर पर अटैक करेगा तो जाहिर सी बात है डाइमर बनेगा, और डाइमर बनेगा और एक्टिव सेंटर तो रहेगा ही रहेगा। तो ये दूसरा बनेगा हमारा डाइमर विद एक्टिव सेंटर विच फर्दर एड्स टू अनदर फ्रेश मॉलिक्यूल ऑफ मोनोमर। ये डाइमर विद एक्टिव सेंटर फिर एक दूसरे मोनोमर पर अटैक करेगा टू फॉर्म, फिर से हमारा एक नया फ्री रेडिकल फॉर्म हो जाएगा। अभी हम नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं कि कैसे फॉर्म होगा। टू फॉर्म अनदर न्यू फ्री रेडिकल, तो डाइमर जब नए मोनोमर पर अटैक करेगा तो ट्राइमर बन जाएगा, और क्योंकि फ्री रेडिकल बन रहा है तो इसलिए हम इसको विद एक्टिव सेंटर लिख रहे हैं। द प्रोसेस दस कंटिन्यू रहता है ये प्रोसेस, कब तक, टिल अ पॉलीमर विद एक्टिव सेंटर इज फॉर्म, जब तक कि एक पॉलीमर ना मिल जाए, बहुत सारे मॉलिक्यूल मोनोमर के आपस में ना जुड़ जाएं। तो देखिए हमने पिछले पेज पर मोनोमर विद एक्टिव सेंटर लिया हुआ था, ये एक फ्रेश यानी एक नए मोनोमर पर अटैक करेगा। और अटैक बिल्कुल वैसे ही होगा कि ये जो डबल बॉन्ड है, इसका जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा, होमोलिटिक फिशन वहां पर भी होगा। तो कुछ इस तरीके से टूटेगा कि ये यहाँ पर भी हम इस तरह से दिखा
सकते हैं कि इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन इस पर और इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन इस पर चला जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन यहां पर आया, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्ड बना सकते हैं। तो अब क्या हो जाएगा हमारे पास, C6H5CH2 तो है, ये हमने ऐसे लिख दिया। इस CH से एक X भी जुड़ा हुआ है तो वो हमने ऊपर लिख दिया। और जो ये इलेक्ट्रॉन था और ये इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्ड बना सकते हैं, तो CH और CH2 के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा। तो CH और CH2 के बीच में एक बॉन्ड बन गया और यहां पर हमने एक बॉन्ड को, इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करा ही रखा है, तो CH के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो अब ये हमारा बन जाएगा डाइमर विद एक्टिव सेंटर। एक्टिव सेंटर क्योंकि फ्री रेडिकल तो इसमें है। डाइमर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक मोनोमर तो हमने यहाँ यूज किया था, दूसरे मोनोमर पर अटैक किया, दोनों मोनोमर मिलकर आपस में डाइमर बनाते हैं। फिर क्या होगा, फिर ट्राइमर विद एक्टिव सेंटर बनेगा फिर से। अब ये डाइमर विद एक्टिव सेंटर एक नए यानी फ्रेश मोनोमर मॉलिक्यूल पर फिर से अटैक करेगा, यानी फिर से हम विनाइल हैलाइड ले लेंगे। फिर यहां पर वही फ्री रेडिकल फॉर्म होगा, इस पर एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, इस पर एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन CH.X लिख सकते हैं, वो तो हमने यहां लिख दिया। इस CH2 और इस CH के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि इस पर भी एक इलेक्ट्रॉन है, इस पर भी एक इलेक्ट्रॉन है, वो हमने यहां पर दिखा दिया। तो इस तरह से रिएक्शन जो है आगे बढ़ती चली जाएगी। कब तक, जब तक कि हमने जितने भी मॉलिक्यूल्स, जैसे हमने यहां लिख रखा है विद n मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोमर, कि अगर हम बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ले लें तो हमारे पास ये पॉलीमर बन जाएगा विद एक्टिव सेंटर। ठीक है, पॉलीमर में हमने क्या लिख रखा है, ये वाली स्पीशीज जो है रिपीट होती चली जा रही है। और ये n-1 का मतलब क्या, क्योंकि हमने n मॉलिक्यूल्स लिए हैं, तो ये वाली जो स्पीशीज है, जो यानी ये जो हमें दिखाई दे रहा है, ये हमें n-1 मिलेंगी। तो जितना ये जो फ्रेगमेंट है ये हमें n-1 के बराबर मिलेगा। अब ये n-1 कैसे हुआ, देखिए ये देख सकते हैं हमने यहाँ पर पहला मोनोमर का मॉलिक्यूल यूज किया, फिर हमने दूसरा यूज किया। जब हमने ये दूसरा यूज किया और उसके बाद फिर हमने ये तीसरा मॉलिक्यूल यूज किया, तो जब हम थर्ड मॉलिक्यूल यूज कर ले रहे हैं मोनोमर का, तो हमें ये वाली स्पीशीज अगर हम देखें, देखिए C6H5 तो हम यहाँ हटा देंगे, ये वाली स्पीशीज कितनी मिली, CH2CHX, तो CH2CHX और CH2CHX, और उसके बाद तो ये वाला नंबर बिल्कुल सेम है। तो यानी 3 मोनोमर के मॉलिक्यूल यूज करने पर हमें ऐसी 2 यूनिट मिल रही है। 3 मोनोमर यूज करने पर हमें ऐसी 2 यूनिट मिल रही है, यानी कि एक कम मिल रही है। ठीक है, एक कम मिल रही है, और एक कम मिल रही है, इसलिए अगर हम n मॉलिक्यूल्स यूज करेंगे तो n-1 मिलेगी, n से एक कम मिलेगी, तो इसलिए ये n-1 यहां पर हमने लिखा है। तो ये पॉलीमर विद एक्टिव सेंटर हमें मिल गया। अच्छा, अब क्या होगा, अब हम टर्मिनेट कराएंगे, क्योंकि हमारा पॉलीमर बन चुका है, तो अब हमें रिएक्शन को बंद कराना है। तो रिएक्शन को अगर हम बंद नहीं कराएंगे तो ये तो फिर अभी फ्री रेडिकल है, ये फिर से एक नए मोनोमर पर अटैक कर देगा, फिर से और बड़ा सा पॉलीमर बनता चला जाएगा। तो हमें जितने मॉलिक्यूलर वेट का मतलब जितना पॉलीमर, जितने मोनोमर के मॉलिक्यूल ऐड करने होते हैं, बस जब वो जुड़ जाए तो हमें रिएक्शन को टर्मिनेट कराना होता है, यानी रिएक्शन को बंद कराना होता है। क्योंकि अगर रिएक्शन को बंद नहीं कराएंगे तो ये और बाकी सारे मोनोमर मॉलिक्यूल पर अटैक करता चला जाएगा। ठीक है, तो रिएक्शन को बंद कराने के बहुत से तरीके होते हैं। क्या क्या, टर्मिनेशन टेक्स प्लेस बाय कपलिंग रिएक्शन, या तो हम कपलिंग रिएक्शन करा दें। कपलिंग रिएक्शन क्या होती है अभी हम आगे पढ़ेंगे। डिस्प्रपोर्शनेशन और चेन ट्रांसफर रिएक्शन, तो ये सब रिएक्शंस कैसे होती हैं वो अभी हम आगे देखेंगे। तो टर्मिनेशन कराना जरूरी होता है कि रिएक्शन को हमें बंद कराना है, क्योंकि अगर बंद नहीं कराएंगे तो रिएक्शन चलती चली जाएगी। ठीक है, अब टर्मिनेशन हम कैसे करा सकते हैं वो हम यहां देख लेते हैं। कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग मतलब जितने भी हमारे पास फ्री रेडिकल होंगे, उन फ्री रेडिकल को अगर हम आपस में ही रिएक्ट करा दें तो रिएक्शन जो है बंद हो जाएगी। क्योंकि अगर रिएक्शन में फ्री रेडिकल ही नहीं होंगे तो रिएक्शन आगे कैसे बढ़ेगी, क्योंकि रिएक्शन तो यहाँ पर फ्री रेडिकल की वजह से ही आगे बढ़ पा रही थी, क्योंकि वही फ्री रेडिकल तो मोनोमर पर अटैक कर रहा था। तो अगर हम फ्री रेडिकल वाली स्पीशीज को आपस में ही कनेक्ट करा दें, आपस में जोड़ दें, तो रिएक्शन में हमारी, इसको हम कह देते हैं कपलिंग रिएक्शन। तो दोनों के दोनों हमने सेम फ्री रेडिकल ले लिए, तो ये C6H5CH2CHX, तो C6H5CH2CHX। ठीक है, यानी इस पर भी एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन था, और ऐसे ही हमारे ये दूसरा हमने 2 मोल्स ले रखे ना, तो C6H5CH2CHX, इस पर भी एक इलेक्ट्रॉन था। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ने आपस में यहाँ पर बॉन्ड बना लिया, और बॉन्ड बना लिया तो देख रहे हैं आप कोई फ्री रेडिकल यहाँ पर बना ही नहीं है, तो रिएक्शन जो है यहीं के यहीं बंद हो जाएगी। यानी हमारा जो पॉलीमर था वो हमारे जो बन चुका है, क्योंकि इसलिए हम रिएक्शन को टर्मिनेट करा दे रहे हैं। या हम रिएक्शन को बंद करा सकते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन से। अब ये डिस्प्रपोर्शनेशन क्या है, देखिए यहां पर अगर हम देखें, ये हमारे दोनों फ्री रेडिकल हैं, दोनों में सब कुछ इक्वल स्पीशीज है।
ये C6H5 है तो यहाँ पर भी C6H5 है, यहाँ पर CH2 है तो यहाँ पर भी CH2 है, यहाँ पर CHX और एक इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर भी CHX एक इलेक्ट्रॉन है। दोनों में सब कुछ जो है सेम सेम है। डिसप्रपोर्शनेशन में क्या होता है कि दोनों में जब कुछ वापस कोई भी रिएक्शन होगी उसके बाद जब बन के आएगी स्पीशीज, वहां पर सब कुछ सेम नहीं रहेगा। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ होता क्या है, यहां से एक प्रोटॉन जो है वो इसके पास चला जाता है, ठीक है। प्रोटॉन कैसे निकलेगा, यहाँ पर CH2 है तो देखिए यहाँ पर CH2 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ये CH2 और ये एक बॉन्ड यहाँ बना हुआ है, तो यहाँ से एक H निकला, प्रोटॉन सॉरी यहाँ से एक हाइड्रोजन का रेडिकल निकलेगा, प्रोटॉन तो नहीं, प्रोटॉन होता है H+, ठीक है। अब वो रेडिकल कैसे निकलेगा, फिर से ये कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड बीच का बॉन्ड टूटेगा, होमोलिटिक फिशन होगा। यहाँ पर भी कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास आ जाएगा। तो ठीक है, अगर ये यहाँ पर ऐसा होता है तो कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन भी है क्योंकि एक हाइड्रोजन तो एज इट इज रहेगा, और एक हाइड्रोजन यहां से निकल चुका। तो हाइड्रोजन कैसे निकलेगा, हाइड्रोजन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा। तो ये जो हाइड्रोजन पर एक इलेक्ट्रॉन लेके निकला, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल जो ये बना, ये यहां पर जाकर जुड़ सकता है, इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना सकता है क्योंकि कार्बन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है और इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो अब दोनों के बीच में जब बॉन्डिंग हो जाएगी तो ये CHX की जगह अब CH2X हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने CH2X लिख दिया, ठीक है। और यहां पर कार्बन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन अभी बचा हुआ है क्योंकि हमने जब ये बॉन्ड फिशन किया तो इसके ऊपर भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये वाला एक इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन ये आपस में बॉन्ड बना सकते हैं। तो अब इन कार्बन कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो अब अगर आप देखें यहाँ पर C6H5 एक है तो यहाँ पर भी एक C6H5 है, यहाँ पर CH2 है लेकिन यहाँ पर CH है, यहाँ पर CH2X है लेकिन यहाँ CHX है। तो अब ये डिसप्रपोर्शनेशन हो गया, पहले इक्वल प्रपोर्शनेशन था लेकिन अब प्रपोर्शनेशन बिगड़ गया, ये आप कह सकते हैं। तो इसलिए हम इसको डिसप्रपोर्शनेशन बोल दे रहे हैं। या हम करा सकते हैं चेन ट्रांसफर से भी हम रिएक्शन को टर्मिनेट करा सकते हैं, यानी कि बंद करा सकते हैं। अब ये चेन ट्रांसफर का क्या मतलब है, अ ग्रोइंग पॉलीमर रेडिकल, ग्रोइंग पॉलीमर रेडिकल मतलब जो हमारा पॉलीमर था, ग्रोइंग से मतलब होता है ये कि अभी इसके पास फ्री रेडिकल है, अभी ये और रिएक्शन को बढ़ा सकता है, चेन को, और जो ये चेन बनती चली आ रही थी इस चेन को और ग्रो कर सकता है यानी बढ़ा सकता है। तो इसको हम बोलते हैं ग्रोइंग रेडिकल, ठीक है। तो ये जो ग्रोइंग पॉलीमर रेडिकल है एब्स्ट्रैक्ट्स एन एटम, एब्स्ट्रैक्ट्स माने होता है खींच लेना, एन एटम फ्रॉम चेन ट्रांसफर एजेंट। जैसे हमने कोई चेन ट्रांसफर एजेंट सपोज RSH ले लिया, एक चेन ट्रांसफर एजेंट ले लिया, उस चेन ट्रांसफर एजेंट में से हाइड्रोजन को निकाल लेता है ये पॉलीमर रेडिकल जो हमारा प्रोपोगेशन रिएक्शन में बन के आया था, यानी कि ये वाला रेडिकल जो है इस चेन ट्रांसफर एजेंट में से हाइड्रोजन को निकाल लेगा, विच इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्योरिटी। और ये चेन ट्रांसफर एजेंट जो होता है ये एक इम्प्योरिटी की फॉर्म में रिएक्शन में प्रेजेंट होता है, ठीक है, हो सकता है, मतलब टू टर्मिनेट द ओरिजिनल पॉलीमराइजेशन चेन। और ऐसा करके क्या करेगा ये, यानी ये रेडिकल इस चेन ट्रांसफर एजेंट जो कि इम्प्योरिटी के रूप में रिएक्शन में प्रेजेंट है उससे हाइड्रोजन को निकाल कर ये क्या करेगा, उस ओरिजिनल पॉलीमराइजेशन जो हम पॉलीमराइजेशन करा रहे थे उसको तो टर्मिनेट कर देगा यानी उसको बंद कर देगा, लेकिन एंड प्रोड्यूस अ न्यू फ्री रेडिकल, लेकिन एक नया रेडिकल प्रोड्यूस कर देगा केपेबल ऑफ इनिशिएटिंग अ फ्रेश पॉलीमराइजेशन चेन, जो वो नया रेडिकल इस चीज में केपेबल होगा कि वो एक नई पॉलीमराइजेशन चेन, फ्रेश मतलब एक नई पॉलीमराइजेशन चेन को बना सके। देखिए कैसे, ये हमारा वो फ्री रेडिकल था जो हमारा हम जिसको हम बोल रहे हैं पॉलीमर चेन फ्री रेडिकल, ठीक। ये हमने ले लिया चेन ट्रांसफर एजेंट, यानी कि रिएक्शन में कोई ना कोई इम्प्योरिटी मौजूद है, ठीक है। उसने क्या करा, इसने इससे H को खींच लिया। अब H को कैसे खींचेगा, क्योंकि ये भी फ्री रेडिकल है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में यानी S और H के बीच में जो बॉन्ड होगा वो कैसे टूटेगा, S पर अपना एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा और H पर एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। तो जो H पर इलेक्ट्रॉन आएगा वो इस पर जुड़ सकता है, कार्बन के साथ बॉन्ड बन सकता है, तो ये CH2X हो जाएगा। तो अब क्या हो गया, ये हमारा पॉलीमराइजेशन पॉलीमर बन गया हमारा ये, क्योंकि अब इसमें कोई फ्री रेडिकल नहीं बचा। तो पॉलीमर फ्री रेडिकल जो है पॉलीमर में चेंज हो जाएगा, कैसे, इस H को इसमें से निकाल के, यानी हाइड्रोजन को इसमें से एब्स्ट्रैक्ट कर लिया इसने, और क्या दे दिया, एक नया फ्री रेडिकल दे दिया। अब ये नया फ्री रेडिकल क्या कर सकता है, एक फ्रेश मोनोमर पर यानी एक नए मोनोमर पर अटैक करेगा और एक नई चेन बनाना शुरू कर देगा, यानी पुरानी चेन तो हमारी बंद हो गई, पुराना पॉलीमर तो बंद हो गया, नया पॉलीमर बनना शुरू हो गया। तो इसलिए हम इसको जो बोल रहे हैं चेन ट्रांसफर एजेंट बोल रहे हैं, क्योंकि इसने क्या करा, इस चेन को तो बंद कर दिया, एक नई चेन जो है स्टार्ट कर दी, ठीक है। तो चेन ट्रांसफर एजेंट अब क्या हो सकता है, या तो वो इम्प्योरिटी हो सकती है,
नहीं तो वो अपने आप में एक मोनोमर भी एक चेन ट्रांसफर एजेंट की तरह काम कर सकता है। कैसे, अभी हम देख लेते हैं। द ट्रांसफर रिएक्शन बिटवीन, अब ये ट्रांसफरेशन किस किस के बीच में होती है, मोनोमर और ग्रोइंग पॉलीमर के बीच में। ग्रोइंग पॉलीमर जो मैंने अभी आपको पॉलीमर विद फ्री रेडिकल दिखाया था प्रोपोगेशन रिएक्शन में, उनके बीच में भी रिएक्शन हो सकती है। और कैसे हो सकती है, देखिए ये हमारा ग्रोइंग चेन थी, यानी ये हमारा फ्री रेडिकल था, और ये हमने एक नया जो है वो ले लिया, नया मोनोमर ले लिया कोई, ठीक है। जब हमने कोई नया मोनोमर ले लिया, यहाँ पर आप इसको एक्स भी लिख सकते हैं, मतलब ये तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे समझा दिया है। हमारा जो नया वो चल रहा था CH2 डबल बॉन्ड CHX ही चल रहा था, तो वही हम अपना मोनोमर जो है यहाँ पर लेके चल सकते हैं। तो आप इसको X भी लिखा रहने दे सकते हैं, ठीक है, और आप C6H5 भी लिखा, हम तो सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये कोई मोनोमर है हमारे पास। तो रिएक्शन में जो ऑलरेडी प्रेजेंट था मोनोमर, हम उसको लेके चल रहे हैं। तो ये क्या करेगा, ये फिर से इसका हाइड्रोजन, इसको तो हाइड्रोजन चाहिए क्योंकि हाइड्रोजन आएगी तभी तो ये CH2 C6H5 में चेंज होगा, तो ये इसके हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। और ये भी कैसे एब्स्ट्रैक्ट करेगा, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है फिर से उसमें होमोलिटिक फिशन ही होना है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इसका चला जाएगा बॉन्ड का, और इस हाइड्रोजन पर भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन फिर किस कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन से कंबाइन करके ये CH2, तो ये हमारा डेड पॉली, इसको हम डेड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अब ये पॉलीमराइजेशन रिएक्शन आगे नहीं बढ़ सकती, ये यहीं पर खत्म हो गई। तो खत्म हो गई इसलिए हम डेड पॉलीमर, इसको हम लिविंग पॉलीमर बोल सकते हैं, क्योंकि अभी इसमें फ्री रेडिकल है, ये और अटैक कर सकता है, तो ये लिविंग पॉलीमर होगा और ये डेड पॉलीमर होगा। और देखिए जब इसने हाइड्रोजन को इसमें से एब्स्ट्रैक्ट किया तो कार्बन के ऊपर तो एक इलेक्ट्रॉन रह गया, तो कार्बन के ऊपर हमने यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन दिखा दिया, तो ये एक नया फ्री रेडिकल बन गया। और जब ये नया फ्री रेडिकल बनेगा तो ये किसी दूसरे मोनोमर के, ऐसा ही अगर एक मोनोमर और भी होगा तो उस पर अटैक करेगा, तो एक नई चेन जो है यहाँ पर बननी शुरू हो जाती है। तो ग्रोइंग चेन तो खत्म हो गई, लेकिन जो एक नया फ्री रेडिकल बना यहाँ पर, ये एक नए पॉलीमर चेन ग्रोथ को फिर से इनिशिएट कर देता है, ठीक है। और एक नई चेन इनिशिएट होगी, फिर उसके बाद प्रोपोगेशन होगा, फिर हम उसका टर्मिनेशन कराने की सोचेंगे, तो एक नई चेन का बनना यहाँ पर शुरू हो गया। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि एक चेन ग्रोथ का तो टर्मिनेशन हो रहा है और दूसरी नई चेन का जो है इनिशिएशन हो रहा है, ठीक है। और ये दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। आप देख रहे हैं यहां से तो ये चेन यहां बननी बंद हो गई, लेकिन यहां पर जैसे ही फ्री रेडिकल बना ये दूसरे पर अटैक करने के लिए तैयार है, तो एक नई चेन बननी तो शुरू हो गई और पुरानी चेन यहां पर बंद हो गई। तो ये दोनों काम क्योंकि एक साथ हो रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है, आप ऐसे सोच सकते हैं कि हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि चेन ग्रोथ जो है ट्रांसफर हो गई एक साइड से दूसरी साइड पर, ठीक है। ये चेन ग्रोथ थी तो इसकी चेन ग्रोथ तो खत्म हो गई, इस चेन की ग्रोथ खत्म हो गई, लेकिन दूसरी चेन की ग्रोथ स्टार्ट हो गई। तो हम ये कह सकते हैं कि चेन की ग्रोथ एक साइड से खत्म होकर दूसरी साइड पर ट्रांसफर हो गई, इसीलिए हम इस पूरे फिनोमिनन को चेन ट्रांसफर बोल दे रहे हैं। और जो चेन ट्रांसफर एजेंट था वो मोनोमर भी हो सकता है, वो इम्प्योरिटी भी हो सकती है। और चेन ट्रांसफर एजेंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसी की वजह से तो चेन का ट्रांसफर हो रहा है, अदरवाइज तो होता ही नहीं। अगर कोई इम्प्योरिटी ना हो या मोनोमर ही खत्म हो जाए सारे हमारे, तो फिर चेन ट्रांसफर ही नहीं हो पाएगी। तो चेन ट्रांसफर एजेंट का क्या काम होता है कि वो जो ग्रोइंग चेन होती है उसको तो खत्म कर देता है, लेकिन एक नई चेन को स्टार्ट कर देता है। तो ये तो था हमारा पूरा फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन और फिर टर्मिनेशन। और इससे हम किस टाइप की पॉलीमराइजेशन करा सकते हैं, तो फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन इज यूज्ड इन द पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइलिन, एक्राइलिक एसिड डेरिवेटिव्स, विनाइल डेरिवेटिव्स, स्टाइरीन, ब्यूटाडाइन, आइसोप्रीन, ये सब के पॉलीमराइजेशन में हम फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन को यूज कर लेते हैं। अब नेक्स्ट हमारी एक्टिव स्पीशीज हो सकती है कार्बोनियम आयन, या हम इसको कैटायन भी बोल सकते हैं। कार्बोनियम आयन को हम जो एडिशन पॉलीमराइजेशन है इसको हम कैटायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन भी बोल देते हैं, क्योंकि कार्बोनियम आयन क्या, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, और कैटायन भी हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो अब ये कैसे कैटेलाइज होती है, दिस इज कैटेलाइज्ड बाय स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड। यहाँ पर हम कोई भी लुईस एसिड से इसको कैटेलाइज करा सकते हैं। कैटेलाइज मतलब आपने उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं पढ़ी होंगी, तो वो उसके लिए हम कैटेलिस्ट वर्ड यूज कर लेते हैं। हिंदी में मैं फिर भूल गई कि क्या कहते हैं इसको, उत्क्रमणीय तो नहीं कहते हैं शायद, कैटेलिसिस का आप देख लीजिएगा क्या हिंदी में बोलते हैं। मतलब इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन जो है, रिएक्शन की स्पीड हम बढ़ जाती है, मतलब आप ये कह सकते हैं। तो ये AlCl3, TiCl4, BF3, SnCl4, ये सब हम उत्प्रेरक जिसको हम बोलते हैं, कैटेलिस्ट होता है उत्प्रेरक, तो ये हम सब उत्प्रेरक का काम करते हैं। तो एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या है,
पॉलीमराइजेशन ऑफ आइसोब्यूटीन इन प्रेजेंस ऑफ BF3। तो ये कार्बोनियम आयन एडिशन पॉलीमराइजेशन का मैं एक एग्जाम्पल लेके चल रही हूँ और उसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे, फिर से वही इनिशिएशन होगा, प्रोपोगेशन होगा और टर्मिनेशन होगा। तो कैसे होगा वो अभी हम नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं। तो देखिए इनिशिएशन कैसे हुआ। स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड BF3 जो हमने यूज किया है वो सबसे पहले मॉलिक्यूल के एक वाटर को ऐड कर लेगा, ठीक है, और उससे क्या बन जाएगा BF3.H2O। तो ये हमारे पास एक कंपाउंड बन के आ जाएगा। दिस अटैक्स ऑन आइसोब्यूटीन मॉलिक्यूल, आइसोब्यूटीन जिसका कि हम पॉलीमराइजेशन करा रहे हैं, तो आइसोब्यूटीन यहाँ पर मोनोमर है, एंड फॉर्म्स अ कार्बोनियम आयन। तो सबसे पहले BF3 ने H2O को ले लिया, ये हमारा मॉलिक्यूल बन के आ गया। अब ये जो है आइसोब्यूटीन यानी हमारे मोनोमर के मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा। अब वो कैसे अटैक करेगा, डबल बॉन्ड जहां पर भी है वो वहां पर अटैक कर रहा है। तो ये डबल बॉन्ड जो है टूटेगा। अब टूटेगा कैसे कि कार्बोनियम आयन बन जाए किसी तरीके से। देखिए ये यहाँ पर मैं आपको समझाऊं, ये है हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड C, CH3 और CH3। अब ये डबल बॉन्ड कैसे ब्रेक हो सकता है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को या तो हम इस कार्बन पर शिफ्ट करा दें या हम इस कार्बन पर शिफ्ट करा दें। तो देखिए अगर हम इस कार्बन पर शिफ्ट कराएं इलेक्ट्रॉन को, तो ये स्पीशीज क्या बन जाएगी हमारी, C पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और इससे 2 CH3 तो जुड़े हुए हैं ऑलरेडी, और इस वाले कार्बन ये जो CH2 है इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि हमने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन को, देखिए मैंने फुल एरो बनाया, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन हमने इस कार्बन पर शिफ्ट करा दिए, तो इसका भी इलेक्ट्रॉन चला गया, तो इसलिए इस कार्बन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। या हम ये भी कर सकते हैं कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को हम यहां शिफ्ट करा दें। अगर हम यहां शिफ्ट कराएं तो हम देखें क्या स्पीशीज बनेगी। तो यहाँ पर CH2 पर नेगेटिव चार्ज जाएगा, इस कार्बन पर पॉजिटिव, और ये CH3 और ये CH3। तो हम इन दोनों स्पीशीज में देखेंगे कि हमारे पास ज्यादा स्टेबल कार्बोनियम आयन कौन सा बना है। तो ये तो बना है आपका प्राइमरी कार्बोनियम आयन, क्योंकि सिर्फ ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन से अटैच्ड है। और यहां पर ये कैसा बना है, ये टर्शरी कार्बोनियम आयन बन गया, क्योंकि ये कार्बन हमारे 3 कार्बन से अटैच्ड है। और आप ये लोग आप पढ़ते ही आ रहे होंगे, BSc फर्स्ट सेम में आपने पढ़ा भी होगा कि टर्शरी कार्बोनियम आयन प्राइमरी से ज्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है हमने ये बॉन्ड को जो शिफ्ट कराया है, इस वाले बॉन्ड को हमने यहां शिफ्ट करा दिया, इस CH2 पर शिफ्ट करा दिया है, ठीक है। अब जैसे ही CH2 यानी ये वाली स्पीशीज हमारी बन के आई होगी, तो जब ये वाली स्पीशीज बन के आई होगी और इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं BF3.H2O से, ये क्या करता है, इस H2O का जो H है उसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, उसमें से H कैसे निकलेगा, H प्लस और OH माइनस होता है। तो ये जो H प्लस क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये इससे जाकर जुड़ सकता है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ तो CH3 हो जाएगा क्योंकि ये H यहाँ जाकर जुड़ गया, तो ये CH3 हुआ। ये कार्बन पर तो पॉजिटिव चार्ज है और इस कार्बन से 2 CH3 भी जुड़े हुए हैं, तो हमने यही बना दिया, ये CH2 का CH3 बन गया, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है और इससे 2 CH3 जुड़े हुए हैं। अब इस BF3H2O में से जब H निकलेगा तो इस पे तो खाली OH माइनस ही बचेगा, तो ये BF3 और OH माइनस स्पीशीज बचेगी। तो यहां पर है पॉजिटिव चार्ज और इस पर है नेगेटिव चार्ज, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन तो हो ही सकता है, तो ये बस इससे अटैच हो जाएगी पॉजिटिव और नेगेटिव के अट्रैक्शन के थ्रू। तो यहां पर हमारे पास क्या बन गया, ये एक कार्बोनियम आयन बन गया। कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज मतलब एक कार्बोनियम आयन का बन जाना, तो ये मोनोमर कार्बोनियम आयन हम इसको बोल सकते हैं। तो हमारी रिएक्शन जो है वो इनिशिएट हो गई, किसकी वजह से, इस कार्बोनियम आयन के बनने की वजह से हमारी ये रिएक्शन जो है शुरू हो चुकी है अब, ठीक है। तो शुरू यहाँ पर इसने लुईस एसिड ने क्या करा, इसको कार्बोनियम आयन में चेंज कर दिया। अब रिएक्शन आगे बढ़ेगी, प्रोपोगेशन होगा। प्रोपोगेशन में फिर वही जो कुछ हमने फ्री रेडिकल वाली स्पीशीज में लिखा था वहां पर वही सब कुछ यहाँ है कि पहला जो मोनोमर कार्बोनियम आयन क्या करेगा, अब एक फ्रेश मोनोमर पर अटैक करेगा, ठीक है। और कैसे अटैक करेगा, रिएक्शन जो होगा यहाँ पर होती वैसे ही है बिल्कुल, कि यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है और हम क्या कर रहे हैं, इस चार्ज को यहाँ पर शिफ्ट करा रहे हैं। पहले भी हमने इसको यहीं पर शिफ्ट कराया, तो इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, तो जैसे इस पर नेगेटिव जाएगा, इस नेगेटिव और इस पॉजिटिव के बीच में एक बॉन्ड बन सकता है, वही हमने यहाँ बना दिया। ये पूरी स्पीशीज हमने ऐसी की ऐसी लिख दी और इस CH2 के साथ इसको जोड़ दिया। CH2 से आगे C था और 2 CH3 जुड़े हुए थे, और क्योंकि ये चार्ज यहाँ पर शिफ्ट हुआ तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए तो इस कार्बन पर पॉजिटिव, ये कार्बन पर हमने पॉजिटिव दिखा दिया, और ये पॉजिटिव चार्ज से ये BF3OH माइनस अटैच होकर रह जाएगा। तो हमारा क्या बनेगा, अब डाइमर कार्बोनियम आयन बनेगा, ठीक है। तो प्राइमर मोनोमर कार्बोनियम आयन ने एक दूसरे मोनोमर पर अटैक किया और डाइमर कार्बोनियम आयन बनाया। ऐसे डाइमर जो है ट्राइमर बनाएगा, ट्राइमर, ऐसे करते करते बहुत सारे मोनोमर के मॉलिक्यूल ऐड हो जाएंगे और पॉलीमर बन जाएगा कार्बोनियम आयन हमारा। देखिए कैसे,
अब फिर से हमने एक तीसरा मॉलिक्यूल ले लिया यहाँ पर, तीसरे मॉलिक्यूल में फिर से वही एड्सअप होंगे, बिल्कुल ट्राइमर कार्बोनियम आयन। तो जब हम इसमें n मॉलिक्यूल जोड़ चुकेंगे तो हमारे पास पॉलीमर कार्बोनियम आयन बन जाएंगे। और यहाँ पर ये वाली जो यूनिट होगी वो n-2 होगी। कैसे? क्योंकि जब हमने यहाँ पर पहली मोनोमर लिया, फिर हमने दूसरा मोनोमर लिया, फिर हमने तीसरा मोनोमर लिया, तो 3 मोनोमर लेने पर हमें ये वाली कितनी यूनिट मिल रही है? देखिए ये पूरा पोर्शन यहाँ पर अलग हमने दिखा रखा है, CH2C CH3, तो ये मिल गई हमारी 1, और इसके आगे वाला पोर्शन तो हमारा सेम ये है ही। तो 3 यूज करने पर हमें 1 मिल रहा है, यानी 2 कम मिल रही हैं। तो जब हम n यूज करेंगे तो n से 2 कम मिलेंगी, तो इसलिए पॉलीमर कार्बोनियम आयन बना। फिर टर्मिनेशन कराते हैं। टर्मिनेशन तो कराना जरूरी है क्योंकि रिएक्शन बढ़ती चली जाएगी, वरना जब तक ये कार्बोनियम आयन खत्म नहीं होगा तब तक तो रिएक्शन बनती चली जाएगी। तो हमें रिएक्शन को बंद कराना है। बंद कैसे कराएंगे? यहाँ पर प्रोटॉन ट्रांसफर होगा। अब प्रोटॉन ट्रांसफर कैसे हो जाएगा? यहां से एक H जो है या इससे कहीं से भी एक H जो है वापस यहां पर चला जाएगा, H+ चला जाएगा, ठीक है। और जब ये H+ चला जाएगा तो इसके कार्बन और इस कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बनेगा। देखो कैसे, ये CH3 सपोज मैं दिखा रही हूँ, ये H है, ये H है, ये H है, और एक बॉन्ड जो कार्बन से जुड़ा हुआ है यहाँ, और इस कार्बन पर है पॉजिटिव चार्ज। ये मैं गंदा नहीं करती, मैं इसको यहीं दिखाती हूँ आपको। ये कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, एक H है, एक H है, एक H है, और सॉरी इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज नहीं है, इस वाले कार्बन पर है, ठीक है। अब हम कह रहे हैं ये OH- है, तो इस पर जाहिर सी बात है H+ ही जाएगा। तो H+ जाएगा। H+ का क्या मतलब है? वो किस तरह से जाएगा? H अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देकर जाएगा, यानी बॉन्ड को हम यहां शिफ्ट कराएंगे। तो जब हम बॉन्ड को यहां शिफ्ट कराएंगे तो एज इट इज रहेगा, इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन अपना भी इलेक्ट्रॉन देके गया है, तो इस कार्बन पर आएगा नेगेटिव चार्ज। ये बॉन्ड पूरा का पूरा यहां शिफ्ट होगा, इससे 2 H जुड़े हुए हैं, तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा। तो इस कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है, तो ये डबल बॉन्ड बन गया। तो ये हमारा पॉलीमर यहाँ पर बन जाता है। तो कैसे? बस प्रोटॉन ट्रांसफर हो गया, यहां से यहां चला गया प्रोटॉन, और ये पूरी स्पीशीज हमारी अलग हो जाती है। BF3.H2 जो हमने स्टार्टिंग में एज ए कैटलिस्ट ली थी, वो कैटलिस्ट हमें वैसा का वैसा ही वापस मिल जाता है, ठीक। तो यहां पर टर्मिनेशन दिखा दिया हमने। अब ये पॉलीमराइजेशन हम किस किस में यूज कर सकते हैं? पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइलिन में, आइसोब्यूटीन में, स्टाइरीन के पॉलीमराइजेशन में, अल्फा मिथाइल स्टाइरीन के, विनाइल ईथर, ये जितने भी मोनोमर्स लिखे हुए हैं इन सब के पॉलीमराइजेशन में हम इसको यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है कार्ब एनायन एडिशन पॉलीमराइजेशन, और कार्ब एनायन एडिशन पॉलीमराइजेशन को हम एनायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन भी बोल देते हैं। और ये किसकी प्रेजेंस में होता है? यहाँ पर हम बेसिक कैटलिस्ट लेंगे। कौन कौन से ले सकते हैं? एल्कली मेटल एल्काइड्स ले सकते हैं, एल्कली मेटल एमाइड्स ले सकते हैं, या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले सकते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? पॉलीमराइजेशन ऑफ स्टाइरीन इन प्रेजेंस ऑफ KNH2 यानी पोटेशियम एमाइड। और फिर से इसमें इनिशिएशन होगा। इनिशिएशन में आपकी बार यहाँ कार्ब एनायन बनेंगे और कार्ब एनायन ही रिएक्शन को इनिशिएट करेंगे। तो सबसे पहले होता क्या कि पोटेशियम एमाइड फर्स्ट ब्रेक्स अप टू गिव नेगेटिवली चार्ज एमाइड आयन। सबसे पहले ये ब्रेक होगा, K+ और NH2- आयन में एमाइड आयन हो जाएंगे और पोटेशियम आयन हो जाएंगे। और फिर ये जो एमाइड आयन होंगे, दीज आयन्स अटैक ऑन स्टाइरीन मॉलिक्यूल, यानी जो हमारा मोनोमर का मॉलिक्यूल है उस पर ये अटैक करेंगे और एक कार्बन आयन को फॉर्म करेंगे रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए। तो ये हमारा इनिशिएशन स्टेप है जिसमें कार्बन आयन फॉर्म होता है। कैसे फॉर्म हुआ? KNH2 टूटा, K+ और NH2- में। NH2- अब स्टाइरीन के मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा, क्योंकि हम इसी का पॉलीमराइजेशन करा रहे हैं, पॉलीस्टाइरीन बना रहे हैं। अब देखिए रिएक्शन फिर से वही डबल बॉन्ड है। फिर से हमारे पास 2 ऑप्शंस आ जाते हैं। ये CH डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है, और यहाँ पर ये बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है। अब वही हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो हम इसको यहाँ चेंज करा दें, तो हमारे पास क्या होगा? इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पर ये CH2 और ये नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पर जो है हमारा ये बेंजीन रिंग अटैच्ड है, ठीक है। या हम इसको इलेक्ट्रॉन को यहाँ भी शिफ्ट करा सकते हैं, तब हमारे पास क्या होगा? CH पे नेगेटिव चार्ज होगा, CH2 पे पॉजिटिव चार्ज। फिर से बस हमें यही चेक करना है कि जो भी हम, अब आप यहाँ दोनों में देख सकते हैं कि जो भी हमारे पास स्पीशीज बन के आ रही है। अब हम कार्बन आयन की बात करें तो आप कार्बन आयन के केस में देख लीजिए, प्राइमरी कार्बन आयन बनाया यहाँ पर, क्योंकि इस कार्बन से सिर्फ एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है। यहाँ पर सेकेंडरी कार्बन आयन बनाया, और कार्बन आयन के केस में प्राइमरी कार्बन आयन जो होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। अब वो ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे तो हमने क्या करा? अच्छा, यहाँ पर हम जो हमने दिखाया हुआ है, हमने सिर्फ इतना दिखा रखा है
कि CH2 से ये हमने इस NH2 को इस CH2 से जुड़ा हुआ दिखा रखा है, यानी इस CH2 पर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। ठीक है, तो हम रिएक्शन की डिमांड देख रहे हैं, रिएक्शन की डिमांड यही कह रही है कि NH2 जो है इस CH2 से जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो यानी हमारी ये वाली स्पीशीज सही बैठ रही है। तो जब ये वाली स्पीशीज सही बैठ रही है तो हम CH2 को इस NH2 के माइनस को हमने इस CH2 प्लस से जोड़ दिया। तो ये इस तरह से हमने दिखा सकते हैं। ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज हमारा खत्म हो जाएगा जब इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो जाएगी। तो NH2, CH2 और CH पे हमारा नेगेटिव चार्ज रह जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज क्योंकि डिस्पर्स भी हो सकता है आगे जाके, तो ये ज्यादा स्टेबल हम इसको यहाँ पर मान रहे हैं। तो ज्यादा स्टेबिलिटी, क्योंकि नेगेटिव चार्ज हमारा जो हो रहा है वो, सॉरी मैं क्या कहने वाली थी, डिस्पर्स हो रहा है। नेगेटिव चार्ज आगे बेंजीन रिंग में भी जा सकता है और इसीलिए इसके कंपैरिजन में हम इसको ज्यादा स्टेबल मान के चल रहे हैं। तो ये स्टेबिलिटी हम इस बेस पर यहाँ पर एक्सप्लेन इसकी कर सकते हैं। तो हम वो प्राइमरी सेकेंडरी की ना करके हम यहाँ पर ये भी देख रहे हैं कि हमारा जो ये नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर बेंजीन रिंग में डिस्पर्सल, जितना ज़्यादा डिस्पर्सल होता है चार्ज का, वो नेगेटिव मतलब वो स्पीशीज जो है उतनी ज़्यादा स्टेबल मानी जाती है। तो यहाँ पर बेंजीन रिंग में डिस्पर्सल की वजह से ये स्पीशीज जो है हमारी ज़्यादा स्टेबल मानी गई, इसलिए NH2 जो है CH2 से जाकर जुड़ा, यानी कि ये जो बॉन्ड हमने शिफ्ट कराने हैं ये हमने आगे की साइड को शिफ्ट कराने, सॉरी ये इस पर शिफ्ट कराने पड़ेंगे, इस CH पर हमें शिफ्ट कराने पड़ रहे हैं और इस पर आया पॉजिटिव चार्ज। तो NH2, CH2, CH ये हमारा यहाँ पर मोनोमर बन गया। अब ये मोनोमर बिल्कुल वही जैसे हमने फ्री रेडिकल और कार्बोनियम आयन में किया, ये मोनोमर फिर से एक दूसरे मोनोमर पर अटैक करेगा, डाइमर कार्बन आयन बन जाएगा, फिर से वही हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, इस जो नेगेटिव चार्ज है हम उसको आगे की साइड शिफ्ट करा दे रहे हैं, ये हमने यहाँ पर शिफ्ट करा दिया। तो इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, तो हमने यहाँ बॉन्ड दिखा दिया, तो डाइमर बन गया। फिर से हमने एक और मोनोमर ले लिया तो ट्राइमर कार्बोनियम आयन बन गया। फिर हम इसको शिफ्ट करता हुआ दिखा सकते हैं, हमें तो यहाँ पर शिफ्ट करना है, बस ये CH2 और इस CH के बीच में बॉन्ड बनेगा क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो जैसे ही हम N मॉलिक्यूल्स यहाँ पर यूज करेंगे तो हमारे पास ये वाली स्पीशीज हमें N-2 मिलेंगी, जैसे पहले मिलती थी, जैसे मैंने पहले आपको समझाया। तो ये लिविंग पॉलीमर है क्योंकि अभी हमारे पास कार्बन आयन इसमें है, तो ये हमारा लिविंग पॉलीमर है। तो इसलिए हमें इस प्रोपोगेशन स्टेप को जब हमें टर्मिनेट करना होगा तो टर्मिनेशन स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, टर्मिनेशन स्टेप में हम इस लिविंग पॉलीमर को हमें डेड बनाना पड़ेगा, यानी पॉलीमराइजेशन को खत्म करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, टर्मिनेशन स्टेप इन दिस केस इन्वॉल्व्स नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज का ट्रांसफर होगा टू द स्पीशीज विच आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। यहाँ पर हम स्पीशीज क्या कराते हैं कि ऐसी स्पीशीज लेते थे जो डायरेक्टली रिएक्शन में इन्वॉल्व ना हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अबव पॉलीमराइजेशन प्रोसेस इज टर्मिनेटेड। यहाँ पर क्या होगा, पॉलीमराइजेशन टर्मिनेट होगा कैसे, ओनली व्हेन एक्सटर्नल अमोनिया मॉलिक्यूल्स आर एडेड। जब ये रिएक्शन हो रही होगी और हमें टर्मिनेट कराना है तो हमें बाहर से अमोनिया मॉलिक्यूल्स इसमें ऐड करने होंगे क्योंकि हमें रिएक्शन को बंद कराना है। अब रिएक्शन बंद कैसे होगी, अब इसे चाहिए H+, ठीक है। अगर NH3 जब टूटेगा तो NH2- और यहाँ H+ में टूट सकता है और ये H+ यहाँ जाकर जुड़ जाएंगे, तो इस NH3 से एक H+ जाएंगे, यहाँ जाकर जुड़ सकता है। तो जब ये यहाँ जाकर जुड़ जाएगा तो ये CH जुड़ेगा, तो ये हमारा पॉलीमर बन गया, या हम इसको डेड पॉलीमर भी बोल सकते हैं। अब ये आगे रिएक्ट नहीं कर पाएगा और ये NH2 स्पीशीज जो हमने स्टार्टिंग में ली थी वो हमें एज इट इज एमाइड आयन जो है हमें वापस मिल जाएंगे। तो इस तरह से ये तीन जो मैंने आपको बताया कि एडिशन पॉलीमराइजेशन हमारा 3 टाइप का हो गया, फ्री रेडिकल हो गया, कैटायनिक हो गया, एनायनिक हो गया। और एनायनिक को हम ये सब पॉलीमराइजेशन इन सारी स्पीशीज के पॉलीमराइजेशन में हम यूज कर सकते हैं। तो तीनों में हमारे सेम स्टेप्स यूज हो रहे हैं, इनिशिएशन हो रहा है, फिर प्रोपोगेशन हो रहा है, फिर टर्मिनेशन हो रहा है, बस सब में अलग अलग स्पीशीज यूज हो रही है, इसलिए सबके नाम जो है वो अलग अलग हो गए। तो ये पूरी मैकेनिक्स थी तीनों टाइप के एडिशन पॉलीमराइजेशन के बारे में। तो बाकी सब हम अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।